करके साइंस में तीनों सेक्शन से क्वेश्चन 10 से 10 कर देता है। फिजिक्स से 10 कर दिया, केमिस्ट्री से भी 10 कर दिया और बायो से भी 10 कर दिया। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ओवरऑल यही बीपीएससी अभी रख रहा है वर्तमान संदर्भ में। पहले 20 क्वेश्चन पूछता था, अगर 60वीं 62वीं के आसपास जाते तो 20 क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद जो है ना ट्रेंड जब बदला है तो लगभग 30 क्वेश्चन पूछता है। अब इस 30 क्वेश्चन में ठीक है, पीछे चलिए, एक बार जो है ना यूपीएससी पैटर्न का क्वेश्चन पूछ दिया था, जो आप लोगों को भी पता होगा 69वीं में, है ना, यूपीएससी पैटर्न पूछ दिया। तो इस फिजिक्स में क्या किया, आपको इसका क्वेश्चन रख दिया 6 या 4 कहिए, 4 रख दिया, और यहां पर आपको 6 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी घुसा था, है ना, याद होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा था। तो ये हमको ऐसा घूमना है इसमें, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, और खास करके थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और इसी से रिलेटेड थोड़ा सा और कर दीजिए करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसको भी नजरअंदाज नहीं करना है। क्योंकि जब से आपको इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ है उसके बाद ये वाला करंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ा सा हमको जैसा लग रहा है कि इस बार बीपीएससी ज्यादा नहीं 2-3 क्वेश्चन भी अगर डाल दिया तो हम क्या बोलते बाद में ये अफसोस ना करें कि अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा फोकस हो जाते तो मेरा ये 2-3 क्वेश्चन बन जाता। और पीटी में 2-3 क्वेश्चन बहुत बड़ा मायने रखता है ना, मायने रखता है बाबू, एक एक क्वेश्चन मायने रखता है पीटी में, क्योंकि निगेटिव है। तो निगेटिव मार्किंग जब है तो वहां पर अगर एक पॉजिटिव हो गया तो सोचिए क्या हो, तो हम ऊपर चले जाएंगे अन्य बच्चों से। तो क्या करें हम लोग, मतलब इस कम दिनों में, क्योंकि 13 सितंबर फिक्स है ना, आपको बहुत ज्यादा समय भी नहीं मिलेगा, और हम लोग ऐसा क्या कर लें कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हम लोग स्कोर कर पाए। तो मेरे पास टेक्निक है, एक तो हम टेक्निक पर आधारित पढ़ेंगे, दूसरा काम क्या करेंगे कि क्वेश्चन बनाएंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। उससे क्या होगा कि ज्यादा सिलेबस पकड़ में आएगा, है ना, क्योंकि अब ये समय नहीं बच गया है कि आपको हम जो है ना पूरा सिलेबस अगर पढ़ाने लगे तो 6 महीना 8 महीना 9 महीना का कोर्स होता है, तो वो बड़ा कठिन है। और हमको चूंकि 13 सितंबर पकड़ना है, हमको ये भी नहीं कि यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा, कोई एक बच्चा ऐसा नहीं है जो पहले से ना पढ़ा हुआ हो। साइंस ओवरऑल आप लोग जानते हैं, है ना, और उसी में क्या करना है कि हम लोग ब्रशअप करें। तो करते क्या है हम कि फिजिक्स में हम लोग जो है ठीक है लगभग 250 क्वेश्चन फिक्स कर देते हैं। 250 क्वेश्चन हमको बना लेना है। तो बोलिए कि सर क्वेश्चन कहाँ से आएगा? क्वेश्चन हम बना के आपको देंगे और पीडीएफ भेज देंगे। और ये क्या करेंगे कि हम 50-50 क्वेश्चन का, मतलब आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम क्या करेंगे 50-50 क्वेश्चन का 5 सेक्शन में हम इसको बांट देंगे। और ठीक है, उसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे अप्लाइड तौर पर पढ़ लेंगे, है ना। तो पहला जो सेक्शन हम आपको पढ़ाएंगे इसमें, ठीक है, तो ये कौन सा सेक्शन पढ़ाएंगे? तो ये सेक्शन पढ़ाएंगे हम, इसको भी हम बांट देते हैं, ठीक है। तो देखिए 5 भाग में हम इसको बांट दिए, 250 क्वेश्चन को भी हम 5 भाग में बांट दिए। कौन कौन भाग में? तो पहला भाग सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको लगता है वो लाइट है। ओवरऑल लाइट का क्वेश्चन हर एग्जाम में देखिएगा कि हर बीपीएससी के, ठीक है, इसमें ओवरऑल पूछता ही पूछता है, ठीक है। कभी 2 क्वेश्चन पूछेगा, कभी 1 क्वेश्चन पूछेगा, कभी ठीक है आपको क्या बोलते हैं किसी पर अप्लाइड क्वेश्चन पूछ लिया कथन कारण में डाल करके, तो पूछेगा क्वेश्चन। तो इसको 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर इसको फिक्स कर देते हैं। इसमें आपको सब सेक्शन हम पकड़ लेंगे। कौन कौन? तो बच्चे परावर्तन में लीजिए, ठीक है, तीनों दर्पण पढ़ लेंगे, ठीक है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पन। उसके बाद ठीक है अपवर्तन का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी में थोड़ा सा और लगा दीजिए पूर्णांतरिक परावर्तन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आज ये लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर रंग जो होता है रंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंद्रधनुष पे लड़का फंसता है, देखिएगा क्वेश्चन पूछता है इंद्रधनुष पर, ठीक है। तो जनरल बातें तो पता है हमको, लेकिन ठीक है हमको क्वेश्चन वाइज उसको करना है, तो उसमें क्या होगा कि पकड़ ज्यादा बनेगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, व्यतिकरण है, विवर्तन है, आपको ध्रुवीकरण है, यहां से भी क्वेश्चन, वर्ण विक्षेपण है, बोलते डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, तो वहां से भी हमको क्वेश्चन पकड़ा जाए। तो ये काम हम लोग करेंगे, इस पर 50 क्वेश्चन हमको पढ़े जाना है ना, ये काम करेंगे। दूसरा सेक्शन देखिएगा कि ज्यादा बहुत बच्चा फंसता है,
यहाँ पर छोटा छोटा यूनिट देगा। बीपीएससी का ट्रेंड रहा है ना, दे देगा क्या कि पास्कल दे दिया, है ना, जैसे क्या दे दिया कि लाइट ईयर दे दिया, जैसे क्या दे दिया कि ठीक है जेप्टो दे देता है, जेप्टा दे देता है ना, या आपको यप्टा दे देगा, यट्टा दे देगा, एट्टो दे देगा, पेटा, फर्मी, इस सबसे लपटा देता है क्वेश्चन, है ना। अगर आपको ठीक है बेसिक पता नहीं है तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो दूसरा जो सेक्शन इसमें रखेंगे हम लोग, वो रखेंगे पूरा, देखिएगा कि आपको इसमें पूरा लीजिए, यूनिट तो लीजिए ही लीजिए, आप पूरा कर देते हैं मैकेनिक्स, है ना। बहुत पूछता है क्वेश्चन, जैसे पूछेगा कि वर्षा की बूंदे ठीक गोलाकार क्यों होता है, सबको पता है पृष्ठ तनाव होता है, लेकिन वहां पर कुछ और लगा देगा, क्या लगा देगा, जैसे सिंपली बात करते हैं, जैसे लगा दिया कि वर्षा की बूंदे गोलाकार होती हैं, है ना, पहला कथन डाल दिया, ठीक है, कि जब पृष्ठ तनाव का मान अधिक होता है ना, जब पृष्ठ तनाव का मान अधिक होता है तो क्षेत्रफल कम होता है, जिसके कारण वर्षा की बूंदे गोलाकार हो जाती है। ये कथन हो गया। दूसरा कथन दे दिया कि ठीक है पृष्ठ ऊर्जा, है ना, वर्षा की बूंदों में पृष्ठ ऊर्जा का मान अधिकतम होता है, क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, दूसरा कथन हो गया। तीसरा कथन दे दिया कि ठीक है पृष्ठ तनाव का कारण आपको ससंजक बल है। अब दे देगा कि कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन असत्य है, इस तरह का दे देगा, तो फंसाने का काम करता है। तो हम लोग को क्या करना है कि उस तरह के प्रश्नों को, ठीक है, प्रश्न को हम कलेक्ट करेंगे और फिर आपको क्या कर देंगे, इसमें दे देंगे भाई ये है यूनिट है, मैकेनिक्स है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है पूरा, ठीक है। जैसे कह देगा कि स्टील, सबको पता है कि स्टील प्रत्यास्थ होता है रबड़ से ज्यादा, लेकिन आप क्वेश्चन क्या पूछेगा कि स्टील रबड़ से ज्यादा प्रत्यास्थ है, क्वेश्चन ने दे दिया स्टील रबड़ से ज्यादा प्रत्यास्थ है। पहला ऑप्शन दे देगा प्रतिबल के अधिक होने के कारण, दूसरा ऑप्शन दे देगा विकृति के अधिक होने के कारण, तीसरा ऑप्शन दे देगा कि दोनों के अधिक होने के कारण, चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो फंसेगा, यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फंस जाएंगे सवाल में। तो हमको ऐसे ऐसे सवालों को यहाँ पर क्या करना है, पॉइंट आउट करना है ना, तब जाकर के मजा आएगा, आपको मजा भी आएगा और करने में भी आनंद आएगा, है ना। छोटा छोटा क्वेश्चन दे देता है कि गतिज घर्षण ज्यादा कि स्थैतिक घर्षण ज्यादा, घर्षण पे क्वेश्चन फंसा दिया, है ना, या आपको उपग्रह पर क्वेश्चन फंसा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको फोकस दो करके आसानी से हमको 50 क्वेश्चन इस सेक्शन में कर लेना है, जिससे क्या होगा कि मान लीजिए कि 6-7 दिन अगर हम लोग जैसे इस 50 क्वेश्चन में 2 दिन लगा दिए, ठीक है, 50 क्वेश्चन को करने में 2 या 3 दिन लगा दिए, इसको भी 2 या 3 दिन लगा दिए, तो हमारा क्या हुआ, ओवरऑल पूरा क्लियर हो गया, है ना। इसके बाद आएंगे, ये तो ये दूसरा सेक्शन हो गया। तीसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये है, आपको हम सबको इसमें मिला देते हैं, ठीक है, वेव पूरा, है ना, वेव पूरा बच्चे तरंग, इसमें ध्वनि तरंग भी पढ़ लेंगे, है ना। आपको क्या बोल रहे हैं, आपका जो है ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, साउंड वेव्स सब यहाँ पढ़ लेंगे, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, साउंड वेव्स, क्योंकि बीपीएससी का ट्रेंड रहा है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कॉस्मिक किरण, कॉस्मिक रेज, ठीक है, रेज आपको किसका बना हुआ है, देखेगा कि आपको ठीक है 62वें में भी क्वेश्चन पूछा है, 63वें में भी क्वेश्चन पूछा है, 64वें में भी क्वेश्चन पूछा है ना। एक बार क्या हुआ था कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट कर दिया था 3-4 साइंस का क्वेश्चन को। तो कॉस्मिक रेज किसका निर्मित होता है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है ना, निर्मित होता है। अब दे दिया कि अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, निर्मित होता है, 1 नंबर दे दिया अल्फा रेज, ठीक है, बी नंबर दे दिया प्रोटॉन, सी नंबर दे दिया क्या बच्चे, पहला अल्फा रेज हो गया, दूसरा क्या हुआ प्रोटॉन हो गया, और तीसरा हो गया आपको इलेक्ट्रॉन, चौथा हो गया सभी। अब फंसेंगे अगर नहीं पता है ओरिजिनली कि कॉस्मिक रेज आखिर होता क्या है, कॉस्मिक रेज किसको कहते हैं, कॉस्मिक रेज किस प्रकार का प्रकृति का होता है ना। एक बार पूछ दिया कि ये सब ना पूछ करके डायरेक्ट पूछा कि कॉस्मिक रेज की प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होता है ना, आवेश युक्त होता है, आवेशहीन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जानना तो पड़ेगा भाई, नहीं जानेंगे तो सवाल नहीं बनेगा। कॉस्मिक रेज देखिए अब क्या हुआ कि अल्फा रेज जो है ना, यह लगभग 9% होता है, 90% प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन लगभग कितना 1% के आसपास होता है। तो देखिए सभी इसमें पाया जाएगा,
कॉस्मिक रेज की खोज किसने की? तो विक्टर हेस ने किया। अब देखिए बच्चे, ये क्या है? तो ये सारा आवेश है ना, सारा क्या है? चार्ज है। तो आपको कॉस्मिक रेज क्या हुआ? चार्ज युक्त पार्टिकल हो गए। कॉस्मिक रेज कैसा होगा? तो चार्ज युक्त होगा, यानी आवेश युक्त कण है। कौन सा कण है? आवेश युक्त कण है। तो हमको जानना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में पूछ देगा कि भाई गामा रेज जो है, गामा रेज, ठीक है, क्वेश्चन पूछ दिया गामा रेज की खोज किसने की, है ना। कथन 1 नंबर दिया कि हमने गामा रेज की खोज किया था, ठीक है, पॉल विलार्ड, हेनरी बेक्वेरेल, इनमें से कोई नहीं, है ना। दोनों मारना पड़ेगा आपको, तो चूंकि वो बच्चा पढ़ा है पहले, ठीक है। पॉल विलार्ड इसकी खोज किए थे। गामा रेज क्या होता है? तो भाई आपको जो है ये है रेडियो सक्रिय किरण है, रेडियो एक्टिव रेज होता है। गामा रेज का सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होता है, इसका आयोनेशन पावर क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। तो जानना पड़ेगा हम, है ना। तो वो किसके आधार पर, इतना कम समय में हम लोग किसके आधार पर कर सकते हैं? ठीक है, तो वो कर सकते हैं आपको क्वेश्चन, हाँ, उस तरह के क्वेश्चन को पकड़ करके 40-50 क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो ओवरऑल मेरा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये बजाए ऐसे किए, जोर से टेबल का ऐसे किए, बताइए इस टेबल में कौन सा तरंग उत्पन्न हुआ? ठीक है, टेबल में कौन सा रेज उत्पन्न हुआ, प्रोड्यूस हुआ? तो भाई इसमें वेव से प्रोड्यूस हुआ कौन सा? तो ट्रांसवर्स। कौन सा वेव? ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होगा। तो जब भी सॉलिड में आप क्या होगा, आपको क्या होगा? पार्टिकल्स वाइब्रेट करेगा। तो सॉलिड में जैसे पार्टिकल्स वाइब्रेट किया तो ऐसे वाइब्रेट करेगा, है ना। तो इसमें क्या होगा? ये देखिए, ये क्रेस्ट हो गया, ये ट्रॉ हो गया, ये क्रेस्ट हो गया, ये ट्रॉ हो गया, ये क्रेस्ट हो गया, ये ट्रॉ हो गया, इसके फॉर्म में प्रोड्यूस होता है ना। इसके तहत वेव्स मूव करेगा। तो कौन सा वेव होगा? तो इसमें तो हो गया आपको, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव या अनुप्रस्थ तरंग। कौन सा तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन आप तक ध्वनि जो पहुंचा वह क्या? अनुदैर्ध्य तरंग है। तो जब भी ध्वनि गमन करेगा तो कैसे गमन करेगा? भाई साहब ध्वनि गमन करेगा तो ये ऐसे गमन करेगा। कुछ मॉलिक्यूल से निकट आ गया, इसको कंप्रेशन बोलेंगे। कुछ मॉलिक्यूल से दूर चला गया, इसको रेयरफेक्शन बोलेंगे। कुछ मॉलिक्यूल से निकट आ गया, ठीक है, उसको फिर कंप्रेशन बोलेंगे। इस तरह से मूव करेगा और पैरेलल टू द मीडियम मूव करेगा। कैसे मूव करेगा? पैरेलल टू द मीडियम। और जबकि आपको ये जो है ट्रांसवर्स वेव जो है, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द मीडियम और ठीक है क्रेस्ट और टॉ के फॉर्म में ये क्या करेगा? मूव करेगा। तो कहने का क्या अर्थ है मेरा कि हम अगर वेब को अच्छे से पढ़ लेंगे तो यहां से क्वेश्चन पकड़ाएगा, कंफर्म है कि पकड़ाएगा, ठीक है। नहीं पकड़ाने का सवाल नहीं उठता, पकड़ाना है तो पकड़ाना है ना। और इसमें तो वेब लिए ही साथ में क्या कर दिए? साउंड कर दिए बच्चे, साउंड वेव्स, और थोड़ा सा हीट वेव्स भी कर दिए, हीट वेव्स कर दिए बच्चे, हीट वेव्स कर दिए। ये भी आपको पूछेगा। कौन सा वेव पूछेगा? हीट वेव्स। अब क्वेश्चन देखिए, बीपीएससी का अगर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का उठा के देखिएगा तो पूछेगा क्या कि हीट क्यों जनरेट होता है, हाउ हीट इज टू बी जनरेटेड, है ना, कैसे जनरेट होता है हीट। तो एकदम सिंपल है भाई, किसी बॉडी को, मान लीजिए बॉडी है, इसको हमने क्या दिया? तो एनर्जी दिया। तो जब एनर्जी देंगे तो इसका मॉलिक्यूल्स क्या करेगा? आपस में कोलाइड करेगा तो काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। गतिज ऊर्जा के बढ़ने की वजह से, ठीक है, ये इसका तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। यही कारण है उष्मा उत्पन्न होने का। यानी जब भी हीट जनरेटेड इनटू द बॉडी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बाय द बॉडी, है ना, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बाय द बॉडी होता है। यानी उस बॉडी में जितना मॉलिक्यूल्स था वो बॉडी का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया, वही क्या किया? हीट जनरेट करता है। छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा कि पानी का उपयोग आप सेकने में क्यों करते हैं, है ना। तो पानी का उपयोग इसलिए सेकने में करते हैं क्योंकि उसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है, हैविंग हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसका ऊष्मा धारण करने की क्षमता अधिक होती है। तो ये हम इसको, पहला लाइट वेव्स, दूसरा ठीक है आपको यूनिट प्लस मैकेनिक्स पूरा आ गया, तीसरा वेब, साउंड और हीट। 50 नहीं कि जो ठीक है क्या बनाने हम लोग पूरा एकदम लंबा चौड़ा, ऐसा नहीं, हम लोग क्या करेंगे? 50-50 क्वेश्चन करेंगे। और इसके बाद क्या आएगा भाई मेरे? तो ये पूरा ले लीजिए इलेक्ट्रिसिटी। क्या लीजिए? इलेक्ट्रिसिटी। आपको जान करके बड़ा आश्चर्य लगेगा कि बीपीएससी में रेसिस्टेंस निकालने के लिए दे दिया था एक बार, है ना। और वो ऐसा क्वेश्चन घुमाया था कि ठीक है आपको सिंपल क्वेश्चन था, अगर 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 कर लेते तो तुरंत बन जाता। लेकिन डिजिट ऐसा घुसाया था कि आधा लड़का पहले ही फेल हो गया। के बनाए इसको? कौन बनाए? हाँ, तो हमको क्या करना है? जब हम पहले से जानते हैं कि ठीक है 1/rp बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होता है, तो कैसे भी घुमा के पूछेगा, हम अपने दिमाग को बोलेंगे रे हमको पता है। कहाँ उछलेगा बीपीएससी, कितना उछलेगा? तो हमको पता है ये करना है, ऐसे करना है, कर देंगे फटाक से।
है ना, 1/rp बराबर R1 इंटू R2 बटा क्या R1 प्लस R2 कर देंगे, फटाक से बन जाएगा सवाल हमको। तो कहने का मेरा अर्थ है कि ठीक है, आपको पहले से आना चाहिए, है ना। एग्जाम हॉल में जाकर आप रिसर्च नहीं कर सकते, रिसर्च कब कब करना पड़ेगा, पहले। और पहले अगर रिसर्च की हुआ है तो एग्जाम हॉल में थोड़ा बहुत इधर एडिटर भी रहेगा अगर, तो आपसे बन जाएगा सवाल। तो उस तरह के क्वेश्चन को हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे, प्लस मैग्नेटिज्म में बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म। अब देखिए आजकल क्या है कि ट्रेंड तो बहुत बदल रहा है ना, जिस तरह से पूरा पढ़ने का टेक्निक बदल गया है ना, ठीक इसी प्रकार आपको ठीक है, आपका जो है क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चन का पूछने का टेक्निक भी बदल गया, पैटर्न एकदम निरंतर दिन प्रतिदिन बदल रहा है। ठीक है, ये जो सोचिएगा कभी भी दिमाग में अगर ये होगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना करके, ठीक है, और या घटना चक्र का क्वेश्चन बना करके साइंस में क्वेश्चन लड़ा दें, असंभव है, नहीं लड़ेगा। क्योंकि नित्य नया चैट जीपीटी, एआई, ये वो आ रहा है दुनिया में, बदल गया दुनिया। आज से 1 साल पहले का दुनिया और वर्तमान का दुनिया बहुत अंतर है। अब क्या करेगा, नया क्वेश्चन जनरेट करेगा, है ना। ये नहीं कि पुराना वाला क्वेश्चन आ जाए ना, प्रीवियस ईयर वाला सबसे पूछेगा। इसलिए देखिएगा अभी जहां भी क्वेश्चन आता है वो क्या होता है, एकदम न्यू क्वेश्चन है बच्चे। तो वहां यहां हम लोग क्या करेंगे, एकदम न्यू क्वेश्चन करेंगे, बेसिक क्वेश्चन करेंगे और प्रिंसिपल आधारित और या कंसेप्ट आधारित क्वेश्चन करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा ज्यादा से ज्यादा पकड़। सिंपली बात करते हैं, है ना। लीजिए, ठीक है, बताइए कि लेफ्ट हैंड क्या बोलते हैं, ये है राइट हैंड थंब रूल, और ये बोलते हैं राइट हैंड रूल है बच्चे, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, और ये क्या है, लेफ्ट हैंड रूल। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत अंतर है। क्वेश्चन एकदम पूछ देगा तो आधा से ज्यादा लड़का पहले बेहोश हो जाएगा, तो ये ऐसा क्वेश्चन आजकल पूछेगा। तो भाई राइट हैंड रूल जो है यह जनरेटर, बार बार हम बोलते हैं, किस पर बेस्ड है, जनरेटर, यानी जनरेटर का सिद्धांत देता है। यह आपको किसका सिद्धांत देगा, तो प्रेरित धारा उत्पन्न होने के बारे में बताता है। कौन सा धारा उत्पन्न करने का, प्रेरित को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, यानी ठीक है, राइट हैंड रूल गिव्स द, ठीक है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, क्या बच्चे, इंड्यूस्ड करंट, है ना। आपको ये इस दिशा में आपको प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये जो दिशा है ना, ये आप 4 फिंगर, ये आपको हमेशा किसका, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। और ये क्या देगा, तो फोर्स अप्लाइड। कौन सा अप्लाइड, फोर्स। यहां क्या प्रोड्यूस हो रहा है बच्चे, इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा। प्रेरित धारा की दिशा कौन दे रहा है, प्रेरित धारा की दिशा कौन दे रहा है, ठीक है, ये है मिडिल फिंगर। कौन सा फिंगर है, मिडिल फिंगर है ना, ये दे रहा है बच्चे। 4 फिंगर किसका डायरेक्शन दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और ये फोर्स का है ना। अब देखिए जरा, गए, ठीक है, मोटर दबाए, मोटर का सिद्धांत कौन देता है, लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल देगा, लेफ्ट हैंड रूल देगा। तो भाई पहले करंट इसमें फ्लो करवाएंगे, यहाँ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन यहाँ करंट दे रहे हैं, तो जैसे ही देंगे करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन दिया, 4 फिंगर। ये हम क्या बोले थे, कांस्टेंट रहता है इसका डायरेक्शन। और ये क्या हुआ, एक फोर्स प्रोड्यूस हुआ, जो क्या करेगा कि आपको, ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर दिया मैकेनिकल एनर्जी, और आपका मोटर घूमने लगा। यहां देखिए प्रोड्यूस क्या हुआ रहा था, इंड्यूस्ड करंट। यहाँ प्रोड्यूस क्या हुआ था, इंड्यूस्ड करंट। यहाँ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ फोर्स प्रोड्यूस, जो मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, किसमें, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है ना भैया। इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, अब इस पे इंड्यूस्ड करंट। कौन सा करंट, इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, दे रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या आपको इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है नहीं, यहाँ पर फोर्स हम अप्लाई किए, फोर्स क्या किए हैं, अप्लाई। यहाँ क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर हो गया, है ना। यहाँ क्या हो रहा है, हमने इंजन घुमाया जी, जनरेटर घुमाते हैं ना, ये फोर्स लगा है, फोर्स अप्लाइड की, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ आपको, ठीक है, ये 4 फिंगर हो गया। और करंट का डायरेक्शन कौन दिया, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कौन दिया, मिडिल फिंगर दिया, है ना। इधर मिडिल फिंगर क्या हुआ, इसमें करंट दिए थे, है ना, कुछ अंतर नहीं है, देख रहे ना, सब वही चीज है ना। इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर फोर्स आप दे रहे हैं, यहाँ करंट आप दे रहे हैं, या करंट प्रोड्यूस हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कांस्टेंट है दोनों में, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछ रहे हैं, बताइए ठीक है, 4 फिंगर किसका डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। बताइए ठीक है, राइट हैंड में मिडिल फिंगर में क्या प्रोड्यूस होगा,
इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, है ना। आप बताइए कि लेफ्ट हैंड में, ठीक है, आपको किसका डायरेक्शन मिडिल फिंगर बताता है? करंट गिवन का बताएगा, ठीक है। मैं आपको लेफ्ट हैंड जो किसका सिद्धांत देता है? मोटर का, ठीक है। राइट हैंड किसका? ये दोनों सिद्धांत किसका है? फ्लेमिंग, किसका है? फ्लेमिंग। एक हो गया फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, एक हो गया फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड। तो कहने का अर्थ है कि उस तरह के क्वेश्चन को हम यहाँ क्या करेंगे? बनाएंगे, तो मजा आएगा, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि हमको बेसिक ना क्लियर हो, ऐसा क्वेश्चन हम लेके आएंगे जो आपको क्या होगा, उसके साथ बेसिक आपका क्लियर हो जाए। ये बात हो गई। अब क्या करेंगे? 5वां नंबर, इसको रख देते हैं मिसलेनियस, ठीक है, जिसमें आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन कुछ कर लीजिए, कुछ करंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर लेंगे। तो यहां देखिए, इसको कर देते हैं विविध या मिसलेनियस। तो कितना भाग में बांट दिए इसको? 5 भाग में बांट दिए। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हमको भी ध्यान में रहेगा कि ये भाग में हम बांटे हैं और इसी पर हमको 50-50 क्वेश्चन सब में करने हैं, जिससे क्या होगा कि ज्यादा पावरफुली हम क्या करेंगे। हाँ, एक काम करेंगे हम, जो है मान लीजिए कि कल क्लास अगर होती है तो कल जो है आपको लाइट का हम पहले ही, एक दिन पहले ही भेज देंगे आपको ऑब्जेक्टिव, है ना। इससे क्या होगा कि सर के जो भी सर का अति होगा, व्हाट्सएप होगा, उस पर हम भेज देंगे और उस पर क्या करना है आपको सर भेज देंगे पीडीएफ उसका। आप लोग उसका या तो निकाल लीजिए या आप उसी में पढ़ लीजिए। मोबाइल पर भी आजकल खूब लोग लड़का पढ़ता है ना, उस पर पढ़ लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको पहले से पता रहेगा कि ये सेक्शन, और खत्म करना आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। मेरी जिम्मेदारी, हम तो क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे पूरा, है ना। चलो, तो ये बात हो गया। अब आते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या करना है, पहले इसको लिख लीजिए भाई। 5 भाग में इसको बांटे हैं। देखिए, अब बाबू हमको केमिस्ट्री में कैसे पढ़ना है ना। तो केमिस्ट्री में पढ़ना है, एकदम सिंपल तरीका है, ये देखिए, केमिस्ट्री पर बात करते हैं। केमिस्ट्री में, ठीक है, आपको केमिस्ट्री में भी 250 क्वेश्चन कीजिए, 250 क्वेश्चन। बोले कि सर कैसे करेंगे 250 क्वेश्चन? सबसे पहले देखिए, 5 टॉपिक को मिक्स करके हम यहां पर 100 क्वेश्चन बना देते हैं, है ना। 5 टॉपिक को मिक्स करके क्या बना देते हैं? 100 क्वेश्चन। कौन कौन टॉपिक? तो पहला टॉपिक है, ठीक है, स्ट्रक्चर बोलते हैं आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ध्यान में रखिए बच्चे, इससे क्वेश्चन पूछता है जी। समय बदल रहा है ना, और यहां से क्वेश्चन पूछेगा मैटर के संबंध, है ना। 5 टॉपिक मिक्स कर रहे हैं यहाँ पर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दूसरा मिक्स कर रहे हैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, तीसरा रेडियो एक्टिविटी, 5वां, चौथा केमिकल बॉन्डिंग, 6ठा, मतलब 5वां आ गया आपको केमिकल बॉन्डिंग हो गया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, 6ठा आप ले लीजिए, एक और टॉपिक लेते हैं यहां पर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ये आ जाइए। 7वां आपको फ्यूल एंड कोलाइड। 7 टॉपिक हम यहां पर बांट रहे हैं, 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन करेंगे इस पर, है ना। सिंपल क्वेश्चन पूछता है बच्चे, पूछेगा कि प्लाज्मा क्या है, एकदम रहेगा, देखिए एकदम सिंपल है, तो बच्चा सबको पता होगा प्लाज्मा क्या है। तो ऑप्शन देगा, पहला कथन देगा, पहला कथन है कि ट्यूब में, ठीक है, अब फ्लोरेसेंट ट्यूब में प्लाज्मा पदार्थ की अवस्था पाई जाती है। दूसरा देगा, प्लाज्मा में पदार्थ आयन के रूप में रहते हैं, 2 हो गया। तीसरा देगा आपको, ठीक है, कि प्लाज्मा सूर्य में भी पाया जाता है ना। तो बोलेगा आपको कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। अब हमको पता होना चाहिए पहले से
कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या कंसेप्ट पता होना चाहिए? कि सिंपल बात है, प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की चौथी अवस्था है, हायर टेम्परेचर रहेगा तभी एग्जिस्ट करेगा। इसमें जो पदार्थ होता है वो आयंस के फॉर्म में रहता है, क्योंकि इतना टेम्परेचर ज्यादा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा, है ना। तो ये बात हुआ। और ठीक है, ट्यूब में क्या होगा? टेम्परेचर काफी हाई होता है, जिसके कारण वहां भी प्लाज्मा स्टेट होता है। और प्लाज्मा के कारण ही आपका ट्यूब जो है ना अलग अलग रंगों का होता है। ध्यान रखे, पूछेगा कि फ्लोरेसेंट ट्यूब अलग अलग रंगों के कारण चमकते हैं, क्यों? तो ड्यू टू प्लाज्मा। कोई दिक्कत नहीं। सूर्य में भी पदार्थ की अवस्था पाई जाती है ना, प्लाज्मा के बारे। इसके बारे में सबसे पहले इरविंग लैंगम्यूर ने बताया था, है ना, ये ध्यान में रखना है। फिर देखिए, जैसे ये स्ट्रक्चर ऑफ मैटर है। अब पहले वाला जमाना गया कि परमाणु अणु पूछेगा। अब क्या पूछेगा कि इसमें से कौन आइसोएस्टर्स हैं? हम एक वर्ड यूज करें आइसोएस्टर्स, या हम एक और वर्ड यूज करें आइसोडाइफर्स। निम्न में से कौन सा? आइसोटोप्स आपको पता है, आइसोबार आपको पता है ना। आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स पता है ना। अब पूछ दिया आइसोएस्टर्स, क्या मतलब हो? यहां देखिए, ये N2 है और ये CO है। कितना एटम जी? कितना एटम? 2 एटम। अगर एटम की संख्या भी समान हो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी समान हो, इसमें 7 दूनी कितना? 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना एटम जी? 2 एटम है। नाइट्रोजन का कितना? 2 एटम है। इसमें कितना एटम जी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जोड़ बाबू। कार्बन का 6, ऑक्सीजन का कितना? 8। तो कितना हुआ? 8 6 14। कितना इलेक्ट्रॉन? तो क्या क्या बात कर रहे हैं? सेम होगा। एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? आइसोएस्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोएस्टर्स। और ये देखिए आइसोडाइफर्स के एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहां बच्चे 92 U238 और यहां पर है 90 थोरियम 234। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है? यदि आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम हो जाए तो ऐसे पदार्थ को आप क्या कहते हैं? आइसोडाइफर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोडाइफर्स। निकाल बेटा, 238 में से 92 को घटा दीजिए, कितना हुआ? 146 न्यूट्रॉन हो गया। माइनस प्रोटॉन कितना जी? 92, घटा दीजिए 92, कितना हो गया? 54। जरा इसमें भी लीजिए, 234 में से 90 को घटा दीजिए, कितना हुआ? 144। माइनस कितना कर दीजिए? 90 कर दीजिए, कितना हुआ? 54। यानी दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हुआ? और न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का जो क्या बोलते हैं डिफरेंस है, दोनों में सेम है। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आइसोडाइफर्स। क्या कहलाएगा? आइसोडाइफर्स कहलाएगा। तो क्लियर हो गया, आइसोएस्टर्स और आइसोडाइफर्स। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, जैसे पूछेगा कि परमाणु की संरचना का पहला नंबर, परमाणु की संरचना के निम्न मॉडल हैं, है ना। एटम हैज फॉलोइंग मॉडल्स। पहला मॉडल जे थॉमसन दिए, मॉडल दिए थे? नहीं, उन्होंने पहली बार स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के बारे में बताया, है ना। परमाणु का पहला मॉडल किसने दिया? जे थॉमसन। किसने दिया था? प्लम पुडिंग मॉडल। कौन सा मॉडल? प्लम पुडिंग मॉडल दिया। और इन्होंने कहा कि आपको जो एटम जो है ना, एटम जो है वो क्या है? तो एटम क्या होता है? तो न्यूट्रल होता है। अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा। सबसे पहले किसने बताया कि परमाणु उदासीन होता है? सबको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा। और ठीक है, परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। किसने कहा? तो जे थॉमसन। किसने कहा था? प्लम पुडिंग मॉडल का, क्या बोलते, प्लम पुडिंग मॉडल से जो निकला या वाटरमेलन मॉडल से जो निकला, परमाणु उदासीन होता है। किसने कहा? जे थॉमसन ने कहा। अब देखिए, परमाणु का नाभिक मॉडल किसने दिया? रदरफोर्ड। परमाणु का नाभिक मॉडल रदरफोर्ड। परमाणु के अस्थैतिक ऊर्जा का सिद्धांत स्टेशनरी ऑर्बिट थ्योरी किसने दिया? तो दिया था, वैज्ञानिक का नाम था कौन? तो वैज्ञानिक का नाम था स्टेशनरी ऑर्बिट थ्योरी। दिया आपको एक वैज्ञानिक थे, नाम था बोर। क्या नाम था? बोर नाम था, बोर ने दिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। परमाणु का इलिप्टिकल ऑर्बिट थ्योरी किसने दिया? तो दिया क्या बोलते हैं आपको, समरफील्ड ने। परमाणु का वेव थ्योरी किसने दिया? वेव थ्योरी ऑफ एन एटम कौन दिया? तो श्रोडिंगर दिया। तो कितना वैज्ञानिक बताएं? 5। पहला देखिए, ठीक है, आपको परमाणु के उदासीन होने का सिद्धांत किसने दिया? जे थॉमसन ने। परमाणु
परमाणु के उदाहरण नाभिक का सिद्धांत किसने दिया? रदरफोर्ड ने। परमाणु के अस्थैतिक ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया? बोर ने, है ना। परमाणु के आपको दीर्घवृत्ताकार कक्षा या इलिप्टिकल ऑर्बिट थ्योरी किसने दिया? नहीं, समरफील्ड ने। किसने दिया? समरफील्ड ने। और परमाणु के तरंग ऊर्जा, तरंग का सिद्धांत, परमाणु के तरंग का सिद्धांत किसने? वेव थ्योरी, श्रोडिंगर ने। किसने दिया? श्रोडिंगर। तो भाई इसको जानना पड़ेगा। हमको उतना भी टाइम नहीं है कि हम पूरा एकदम खुल के बताएं आपको, है ना। तो हमको बेसिक बातें पता होनी चाहिए, हमको क्वेश्चन पे पकड़ बनाना, जिससे आपको तुरंत आ जाएगा। सबको पता है कि परमाणु के में दो प्रकार के कण होते हैं, एक मूल कण होता है, दूसरा प्रतिकण होता है। मूल कण में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा, सब परमाणु में रहता है। तो यहां पर ये देखना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं रेडियो एक्टिविटी पर। तो रेडियो एक्टिविटी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है? कि देखिएगा कि यहां पर न्यूमेरिकल घुसा देता है ना। कौन सा न्यूमेरिकल घुसाएगा? कि कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ है 20 दिन में अपने प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है ना। तो आप 20 दिन में या ऐसा करेगा कि कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ है ना, जिसका अर्ध आयु है ना, हाफ लाइफ पीरियड कितना है? 20 दिन है। तो कितने समय में उसका 1/4 बचेगा, 1/16वां भाग बचेगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत है, ठीक है। दूसरा यहां से क्वेश्चन एक और आजकल पूछने लगा है, अल्फा बीटा रेज इमिट करने का, है ना। कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ अल्फा रेज इमिट कर रहा है, तब उसका क्या होगा? तो एटॉमिक नंबर 2 अंक घटेगा, मास नंबर 4 अंक घटेगा। और बीटा कण इमिट कर रहा है, इसका मतलब परमाणु संख्या क्या होगा? 1 अंक बढ़ेगा। तो इस पर भी क्वेश्चन देखे हैं, सजा सजा के पूछेगा बच्चे, सीरीज दे देगा। अब बोलेगा कि भरें, इसमें भरें कि कितना इमिट हुआ, अल्फा कितना, बीटा कितना। तो उसका भी क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। अब थोड़ा सा आपको पता ही है, परमाणु बम वगैरह का क्वेश्चन आ सकता है ना। तो उस पर भी हम लोग देख रहे हैं। नाभिकेशन लाइन, नाभिकेशन 2 मिनट का काम है। और भारत में अभी, ठीक है, आपको किसमें? तो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है, नया नया रिएक्टर बन रहा है। तो रिएक्टर कहाँ कहाँ बन रहा है, कैसे कैसे बन रहा है, उसको भी देखना पड़ेगा आपको। उसके बाद आता है केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। बहुत ज्यादा हम नहीं देखे यहाँ से। हो सकता है क्वेश्चन क्या पूछ दे, आयनिक यौगिक क्या है ना, आयनिक यौगिक का निर्माण कैसे होता है ना। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से बराबर आप लोग भी देखे होंगे, जैसे बेंजीन में कितने सिग्मा बंद होते हैं, है ना। देखिएगा क्वेश्चन पूछता है ना। या नेप्थेलिन में कितने सिग्मा या पाई बॉन्ड होते हैं। तो सिग्मा और पाई हम सीख लेंगे तुरंत, विदिन ए मोमेंट हमको निकालने के लिए आ जाएगा। जब हम पढ़ेंगे तो तुरंत निकाल लेंगे। जैसे आप सभी बच्चों को पहले से भी पता होगा कि सिंगल बॉन्ड जब भी होगा तो कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा, है ना। सिग्मा जब भी होगा तो एक्सियल होता है, हमेशा एक्सिस पर क्या करता है? जुड़ता है आपस में, एक्सियल बॉन्ड होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड अगर होगा तो इसका मतलब एक सिग्मा और क्या होगा? 1 पाई होगा। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 2 पाई हो जाएगा, है ना। जैसे आप क्वेश्चन पूछ दिया कि C2H4 में कितने सिग्मा या पाई बॉन्ड, तो तुरंत निकाल लेंगे। आपको पता है C2H4 क्या है? इथिलीन है। तो इथिलीन जब भी होता है ना, तो क्या होता है? C डबल बॉन्ड C हो गया, इधर एक H आ गया, इधर H आ गया। सिंगल है तो सिग्मा, सिंगल है तो सिग्मा, डबल है तो सिग्मा और पाई। तो बोलिए 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड बनेगा। तो कहने का मेरा यह अर्थ है, यह थोड़ा सा देख लेंगे ना तो तुरंत बन जाएगा। और इससे तो खूब क्वेश्चन पूछता ऑक्सीडेशन रिडक्शन से। बोलेगा कि KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, एकदम क्षणिक निकालने का है। लेकिन बहुत सारा बच्चा क्या करता है, यहाँ पर स्कोर नहीं कर पाता है ना। बच्चे बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर क्षार धातु है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी? 1 होती है, ठीक है। मैग्नीज है तो मान लेते हैं X है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है किसी यौगिक में, तो -2 गुना 4। अब कुल, चूंकि इस पर आवेश नहीं है तो कुल ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया? 0 हो गया। तो अब देखिए तुरंत बन जाएगा आपको, यानी X का मान 7 होगा। X का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, +7 आ जाएगा। तो निकालना बड़ा आसान है, लेकिन हाँ, बस विषय वस्तु आपको पता होनी चाहिए, है ना। ये काम हम लोग करेंगे। 100 क्वेश्चन इसमें सेट करेंगे। हाँ, जैसे क्या कि अब देखिए एसिड बेसिस सॉल्ट, ठीक है। 3 कंसेप्ट होता है एसिड बेसिस सॉल्ट का। कितना कंसेप्ट? 3 कंसेप्ट। कौन कौन कंसेप्ट? पहला ब्रॉन्स्टेड, पहला दिया अरहेनियस, कि अगर जल में H+ आयन दिया तो क्या होगा? अम्ल होगा, है ना। अरहेनियस ने कहा जल में OH- आयन दिया तो क्या होगा? क्षारक होगा, है ना। तो अम्ल और क्षारक के विषय में बताया। दूसरा दिया ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड साहब दिए। क्या बोले कि देखिए प्रोटॉन अगर डोनेट करेगा तो एसिड होगा, अब प्रोटॉन अगर एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा? बेस होगा। किसने कहा? ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने कहा। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े, लुईस आ गए। क्या कहा लुईस ने? कहा कि देखिए इलेक्ट्रॉन अगर क्या करेगा? डोनेट करेगा
है ना। तो डोनेट करेगा तो बेस होगा, इलेक्ट्रॉन अगर क्या करेगा, गेन करेगा तो क्या होगा, एसिड होगा। कितना कंसेप्ट, H+ आयन जल में दिया तो क्या हुआ, एसिड। किसने कहा, अरेनियस। ठीक है, H+ आयन जल में, OH- अगर आयन दिया जल में क्या हुआ, क्षारक हुआ। किसने कहा, अरेनियस, है ना। प्रोटॉन अगर डोनेट किया तो क्या हुआ, एसिड होगा। प्रोटॉन अगर गेन किया तो क्या हुआ, बेस हो गया। किसने कहा, ब्रोंस्टन लोरी, ब्रोंस्टन लोरी, है ना। ये ध्यान में रखना है आपको। और 3 उसी तरह से क्या होता है, आपको इंडिकेटर्स भी होते हैं। क्या होता है इंडिकेटर्स, लिटमस पेपर, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, है ना। क्षारक जो है लाल को नीला कर देगा, है ना। फिनोप्थेलिन को क्या कर देगा, भाई रंगहीन कर देगा, है ना, कलरलेस कर देगा। ठीक है, कौन, एसिड, है ना। और मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देगा। तो हमको उतनी ही बातें जाननी है ना। जैसे बेस में आएंगे तो बेस क्या करेगा, तो रेड लिटमस को क्या कर देता है ना, लाल को नीला कर देता है ना। फिनोप्थेलिन को गुलाबी कर देता है, मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है ना। अनिल और बेलन बताए थे कभी। तो उसी को क्या करना है, हमको थोड़ा सा यहाँ ब्रशअप कर लेना है, हमको उसी को ब्रशअप कर लेना है। साइंस तो बदलता है नहीं, केवल ब्रशअप कर लेना है कि ऐसे ऐसे होता है। उतनी ही बातें जाननी है जितना हमारा यहाँ काम में आएगा। उसी तरह का क्वेश्चन हम सेट करेंगे। जैसे पूछ देगा कि रक्त क्या है, क्वेश्चन देखिएगा, पूछता है कोलाइट से। ठीक है, बादल क्या है, कोलाइट से। कौन सा कोलाइट है, तो एरोसोल कोलाइट है। फ्यूल क्या है, तो आजकल पूछ देता है फ्यूल में। ठीक है, 3-4 गैस फ्यूल का पूछता क्वेश्चन है। बायोगैस, है ना, मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एकदम ध्यान में रखना है। क्या बोले, मीथेन प्लस कार्बन, मीथेन प्लस कार्बन। ठीक है, मीथेन प्लस कार्बन। पूछेगा क्या, कोल गैस, तो मीथेन प्लस हाइड्रोजन, कोल गैस, मीथेन प्लस हाइड्रोजन, कोल गैस, ध्यान में। CNG, PNG, ठीक है, LNG, तीनों मीथेन और प्रोपेन, मीथेन और प्रोपेन। ठीक है, किसका मिश्रण, प्रोपेन का। चलिए इस पर आते हैं, किस पर, तो आपको LPG पर, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, इथाइल मर्केप्टेन, गंध के। नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, इथाइल मर्केप्टेन, किसके लिए, गंध के, है ना। तो ये फ्यूल पढ़ लिया। तो अगर 70-80 क्वेश्चन यहाँ पर बना लेंगे हम लोग, 100 क्वेश्चन बना लेंगे, तो मेरा काम निकल जाएगा, है ना। हम एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। तो वो काम यहाँ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा जो सेक्शन है बच्चे, है ना, दूसरा सेक्शन यहाँ पर बांटेंगे हम, है ना। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, आजकल जो है ना, छोड़ दीजिए, आजकल बैठिए, आजकल जो है ना एक चीज बड़ा पूछता है, खून, है ना। तो दूसरा सेक्शन है पीरियडिक टेबल। ध्यान दीजिएगा जरा, पीरियडिक टेबल है, पीरियडिक टेबल है, ये क्वेश्चन पूछेगा, बराबर पूछता है ना। पूछ देगा आजकल क्या कि, ठीक है, आवर्त का अंतिम तत्व क्या होता है। तो कोई भी आवर्त है उसका अंतिम तत्व क्या होगा, भाई अक्रिय गैस होगा, है ना। शुरू होगा, ये मान लीजिए आवर्त है, तो आवर्त का शुरू हुआ कौन सा, तो क्षार धातु से, अल्कली मेटल से शुरू हुआ और अंत में आ गया इनर्ट गैस। ध्यान में रखना पड़ेगा। कितने आवर्त, तो भाई 7 आवर्त होते हैं। कितने, आपको क्या होगा, तो भाई वर्ग है तो 18 वर्ग होता है। किसने कहा, तो भाई बाद में ठीक आके बोरबरी आए, तो बोरबरी ने बड़ा सा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल बनाए थे और उन्होंने ही ये सब बातें कही थी। इससे पहले मेंडलीव साहब कह दिए थे। हाँ, मेंडलीव के बाद मोसले आए। तो हमको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा कि न्यूलैंड ने क्या कहा था, डोबोरिनर ने क्या कहा था। बहुत ज्यादा अंतर नहीं जाना है। डोबोरिनर, क्योंकि आप लोग पढ़े हुए, डोबोरिनर ट्राइड लॉ दिया। कौन सा लॉ दिया, ट्राइड लॉ। क्या हुआ, दोनों साइड में एलिमेंट लगाया और बोला कि मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा वो दोनों का क्या होगा, एवरेज हो जाएगा। दोनों का क्या होगा, एवरेज हो जाएगा। न्यूलैंड बोलते डोबोरिनर का तो ये हो गया ट्राइड लॉ। न्यूलैंड आए, न्यूलैंड ने क्या किया, सारे गामा पौधा निशा के आधार पर 8 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिए। अब बोले कि 8वां जो एलिमेंट होता है उसका जो प्रॉपर्टीज है पहले एलिमेंट के क्या होगा, समान होगा, है ना। किसने कहा, न्यूलैंड ने कहा, है ना। बाद में भी दिक्कत हुआ इनको, बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ। ठीक है, मैक्सिमम 56 एलिमेंट्स को ही अरेंज कर पाए। इनका जो लॉ है वो कैल्शियम तक ही फॉलो कर पाया। तो ये सब जानना पड़ेगा। फिर आ जाइए किधर, तो पीरियडिक टेबल। उसके बाद आजकल देखिएगा एक क्वेश्चन बराबर पूछता है बच्चे, ओर्स पर क्वेश्चन पूछता, ओर्स पर क्वेश्चन पूछेगा और एलवाइज पर क्वेश्चन पूछेगा, है ना। पूछेगा कि ठीक है, आपको पीतल किसका किसका बना होता है ना, कांसा किसका किसका बना होता है। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि ऐसा 100 क्वेश्चन सेट करेंगे, है ना, कि जिससे आपका कवर्ड अप पूरा हो जाएगा, है ना। और एलवाइज, पीरियडिक टेबल, ओर्स, एलवाइज, फिर मेटल और नॉन मेटल्स, मेटल नॉन मेटल्स, ये 4 सेक्शन इसमें रखेंगे और इसमें 100 क्वेश्चन रखेंगे, है ना। अंत में आइए, अंत में आते हैं क्या, तो बच्चे 50 क्वेश्चन सेट करेंगे। इसमें कौन कौन, पॉलीमर,
पॉलीमर बहुत क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा कि बेकेलाइट किसका बना होता है, नायलॉन किसका बना होता है, रबर किसका बना होता है ना, पूछेगा सोप किसका निर्मित होता है। तो उसी पर क्वेश्चन हम सेट करके जाकर रखेंगे, 50 को नया बनाएंगे, है ना। उसके बाद क्या हुआ, पॉलीमर आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा सोप, है ना, हमने कहा आपको डिटर्जेंट, डिटर्जेंट्स बच्चे, है ना, डिटर्जेंट्स आ गया। फिर हम क्या कहे बच्चे, सोप हो गया, डिटर्जेंट्स हो गया, फिर सीमेंट, ग्लास, खूब क्वेश्चन पूछता है ना, सीमेंट, ग्लास, ये सबसे खूब क्वेश्चन पूछेगा। मेडिसिन्स, मेडिसिन्स, एक्सप्लोसिव्स, इस पर हम क्या करेंगे भाई 50, याद होगा एक बार HMX पूछ दिया था, है ना, हाँ पूछा था, RDX में पूछ करके HMX पूछ दिया। आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है बच्चे, है ना, अभी जो है अमेरिका उसको भी बैन किया है। तो हमको ये देखना पड़ेगा, जैसे आपको पूछ देगा नायलॉन 6, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, नायलॉन 6 किसका बना हुआ है, नायलॉन 66 किसका बना हुआ है। तो नायलॉन 66 बना हुआ है हेक्सामिथिलीन डायमीन प्लस एडीपी एसिड का, लेकिन नायलॉन 6 बना हुआ है किसका, ये बना हुआ डब्ल्यू कैप्रोलैक्टम का, डब्ल्यू कैप्रोलैक्टम। फिर से रिपीट कर रहे हैं, नायलॉन 66 किसका बना हुआ है, हेक्सामिथिलीन डायमीन प्लस एडीपी एसिड, हेक्सामिथिलीन डायमीन प्लस क्या, एडीपी एसिड का बना हुआ, ये ध्यान में रखना है। अब आते हैं क्या, ये काम कर लेंगे हम लोग, देखिए 250 क्वेश्चन इसमें भी सेट कर दिए हम, और हमको लगता है कि अगर बढ़िया से कर लीजिए यार तो ओवरऑल सब कवर्ड हो जाए, बहुत ज्यादा और पढ़ने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी, जो समय सीमा है हमारे पास में। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं भाई मेरे, एक और सेक्शन हम क्रिएट करते हैं, है ना। एक और सेक्शन ये है क्या हमारा, बायो, क्योंकि बायो में आपको सबसे ज्यादा बीपीएससी अगर क्वेश्चन पूछता है ना तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से, है ना, सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन देखिएगा तो किससे रहेगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी से। तो हम 5-5, 7-7 क्वेश्चन करके पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्वेश्चन कर लेंगे, है ना, 5-5, 6-6 क्वेश्चन करके। जैसे सिंपली बात कीजिए, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पर हम क्या बोले कि 100 क्वेश्चन सेट कर लेना है। इंक है बाबू, इंक है, किया है ना, देख नहीं, इंक है, चलो हो जाएगा, छोड़ दीजिए आप, छोड़ दीजिए, भिगा दिए, इन्हें भिगा हुआ है, इधर देखिए हवा हो जाएगा, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पर हम चर्चा कर रहे हैं भाई, इसमें 100 क्वेश्चन सेट कर देते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा एंजाइम का, है ना, फिजियोलॉजी, इसमें 100 क्वेश्चन। कैसे, क्या क्या पूछता है इसमें क्वेश्चन, तो सिंपली अगर बात कीजिएगा तो पूछ देगा कि आपका एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, है ना, एपेंडिकुलर मतलब ऊपर वाले सेक्शन में कितना हड्डी है, कितना है, तो ऊपर वाले सिस्टम में आपको 80 हड्डी होता है, कितना बोन्स है, 80। बोलिए कि सर कहाँ कहाँ, चेहरा 14, ठीक है, कान नहीं, कान को मत जो, कपाल 8, कितना 8, कितना हो गया 22 हो गए, रिप्स 24, 12 दूनी 24, ठीक है। पीछे आइए, ठीक है, आपको मेरुरज्जु 33, छोड़ बता, है ना, 33, है ना, ये जो पीछे वाला स्पाइनल कॉर्ड वाला जो हड्डी होता है, कितना 33, और एक व्हाइट जो क्या बोलते हैं, मस्तिष्क से जीभ को जोड़ता है, जीभ की हड्डी कही है ना, बच्चे कितना हो गया जोड़, ठीक है, 33, 24, कितना 80 हो गया ना, नहीं हुआ 80, चेहरा कितना 14, कितना 22 हो गया, 22 और 24 कितना 46, एक व्हाइट 47, ठीक है, पीछे 33, कितना 80 हड्डी होगी, है ना। आपको एकदम पूछेगा कि ये वाला हड्डी कौन सा है, कार्पेल, क्या है, कार्पेल है, ये वाला मेटाकार्पेल होता है ना। उसके बाद क्या हुआ, फेलेंजेस होता है, उंगली वाला फेलेंजेस होता है। तो मतलब ये नहीं है, अब जब मुलायम अस्थि, कान किसका बना हुआ है, कार्टिलेजिस, उपास्थि का, किसका बना हुआ है, उपास्थि का बना हुआ, नाक किसका, उपास्थि का बना हुआ। जहां भी मुलायम हड्डी होगा बोलेगा कि हड्डी के ऊपर मुलायम लगता है, किसकी वजह से, तो कार्टिलेजिस की वजह से, है ना। तो ये सब क्वेश्चन, रक्त से क्वेश्चन पूछेगा, ब्लड से क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए ह्यूमन फिजियोलॉजी पर 100 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं।
जैसे और भी ले सकते हैं आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ये तो एक बात बताया आपको, है ना। बोलेगा डाइजेशन, डाइजेशन पर लीजिए, मुंह में गया तो मुंह में गया तो सैलिवा यहाँ पर है, क्या है, सैलिवा है, तो सैलिवा लार निकला, तो लार में टाइलिन एंजाइम होता है, किसका पाचन करेगा भाई, स्टार्च का। स्टार्च में क्या होगा तो माल्टोज होगा, ठीक है, माल्टोज में बदल देता है वो स्टार्च को, है ना, मीठा लगता है। गया भोजन अंदर की तरफ, तो जैसे ही गया अंदर की तरफ तो अब भोजन को बोलस कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। तो भोजन अंदर गया, अंदर गया तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है, ये ओइसोफेगस में कुछ भी नहीं है, कोई एंजाइम नहीं रहता है, यहाँ केवल पेरिस्टलेसिस होता है, यानी कंपन होता है, क्रमानुकुंचन बोलते हैं उसको। नीचे की तरफ भोजन को ठेल दिया, है ना, चला गया पेट में। पेट का पहला भाग क्या होता है भैया, कार्डिया होता है, क्या होता है, कार्डिया होता है। उसके बाद क्या होता है तो पाइलोरिक होता है, उसके बाद क्या होता है फंडस होता है ना। तो ये सब आपको जानना पड़ेगा कौन सा भाग से कैसे निकलता है। तो क्वेश्चन वाइज अगर करेंगे ना तो ज्यादा तीव्रता से हम लोग कर सकते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन आगे पहुंचा तो लीवर से क्या निकला तो बाइल जूस निकलेगा, उधर से पेनक्रियास से क्या निकला तो बच्चे टेल निकलता है, ट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज निकलता है, दोनों आकर के कहां पर तो ड्यूडेनम में आकर के मिल गया और वहां पर भोजन का क्या हुआ पाचन हुआ है। और ये पचा हुआ भोजन आगे बढ़ा तो पहला हो गया ड्यूडेनम, उसके बाद इलम में पहुंचा, इलम में आपको, ठीक है, इलम में आपको सबका अवशोषण हो गया, है ना। और तो पहला हो गया कौन जेजुनम, उसके बाद जेजुनम में पहुंचा, कहां पर पहुंचा जेजुनम में पहुंचा। तो जेजुनम में क्या हुआ आपको, ठीक है, क्या क्या निकला तो माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, क्या निकला एंजाइम, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। किस भाग से तो क्रिप्ट ऑफ लिवर कून से, वहां ऐसे धसा हुआ रहता है कौन आपका छोटी आंत जो है का जो जेजुनम भाग है हल्का सा धसा हुआ रहेगा, उस धसे हुए भाग को बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिवर कून, क्या बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लिवर कून बोलते हैं। तो वहां से क्या निकला तो 3 एंजाइम निकलता है, कौन कौन, लैक्टेज, सुक्रेज और क्या माल्टेज। और ये क्या किया जितना भी कार्बोहाइड्रेट था, है ना, जो पच करके आया था सबको तोड़ करके ग्लूकोज में बदल दिया, है ना, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदल दिया। और ये शरीर क्या किया जैसे ही इलम में पहुंचा वहां विली होता है, क्या होता है विली उस सबको अवशोषित करके रक्त में पहुंचा दिया। अब क्या हुआ केवल ठीक अवशिष्ट पदार्थ बचता है जल के साथ, और ये पहुंचा बड़ी आंत में। बड़ी आंत का 3 भाग होता है, ठीक है, कौन कौन, ठीक है, कोलन, सबसे पहले क्या हुआ कोलन, तो सिक्कम, उसके बाद कोलन और रेक्टम, सिक्कम कोलन और रेक्टम। सिक्कम भाग में ही अपेंडिक्स लगा होता है, क्या लगा होता है सिक्कम भाग में ही अपेंडिक्स बाहर की तरफ बल्ज होता है, उसी को अपेंडिक्स कहते हैं, है ना। और ठीक है आपको कोलन भाग में जितना भी आपका है जल उसका अवशोषित हो जाएगा। सिक्कम भाग में आपको बैक्टीरिया पाया जाता है, इकोलाई, कौन बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया, इकोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है, इचिरिचा कोली बोलते हैं, है ना। वो क्या करता है तो बच्चे भोजन से विटामिन B12 और विटामिन K का संश्लेषण करता है ना, याद रखना है कौन कौन सा विटामिन का संश्लेषण बड़ी आंत में होता है, विटामिन B12 और विटामिन K, है ना, संश्लेषण हो गया, है ना। और ठीक है भोजन के साथ वो भी बैक्टीरिया कुछ बाहर निकल गया, इसीलिए ठीक है जहां भी ठीक है मनुष्य के लेट्रिन से कहिए या बाथरूम से जहां भी प्रदूषित भाग होगा जल होगा वहां पर कौन सा बैक्टीरिया ज्यादा पाया जाएगा, इकोलाई। यानी कोई भी जल में अगर ठीक है जल में अगर इकोलाई बैक्टीरिया पाया जा रहा है इसका मतलब मनुष्य के फिशेस बोलते हैं इसको, है ना, लेट्रिन से वो क्या है प्रदूषित है, ध्यान में रखना है इसको, है ना। बाहर फिर क्या निकल गया अपशिष्ट पदार्थ निकल गया। तो ये सब जानना पड़ेगा, एक्सेरेटरी सिस्टम जानना पड़ेगा, ठीक है, आपको नेफ्रॉन जानना पड़ेगा, नेफ्रॉन में कैसे होता है, कौन किसको बोलते हैं, आपको फिल्टर आपको प्राकृतिक फिल्टर किसको कहा जाता है, GFR को कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्टरेट कहा जाता है। तो ग्लोमेरुलस के द्वारा फिल्टरेशन होता है किसका तो रक्त का होता है। तो ये सब आपको खूब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तभी जाकर के आपका क्या होगा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो 100 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करेंगे, उसके बाद हम ठीक है 50 क्वेश्चन जो है ना सेट करेंगे किस पर, प्लांट फिजियोलॉजी पर। प्लांट फिजियोलॉजी आजकल जो है ना आपको देखिएगा प्लांट फिजियोलॉजी से खूब क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछेगा ठीक है क्या टेरिडोफाइटा क्या है ना, आपको क्वेश्चन पूछेगा जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है ना, स्क्लेरेनकामा क्या होता है ना। आपने क्या किया कि नारियल का रस्सी लाया, नारियल का रस्सी क्या होता है, तो ये सब क्वेश्चन पूछता है ना। मृत कौन होता है, कोलेनकामा क्या है, तो इस सब तरह का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है प्लांट का देखिएगा जो फोटोसिंथेसिस होता है इस पर क्वेश्चन पूछता है, प्लांट के रेस्पिरेशन से क्वेश्चन पूछता है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, है ना। 50 क्वेश्चन हम प्लांट फिजियोलॉजी पर करेंगे। उसके बाद आते हैं क्या 50 क्वेश्चन किस पर बच्चे, तो 50 क्वेश्चन हम करेंगे जेनेटिक्स और प्लस इसी में डिजीज कर देते, डिजीज बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। बैक्टीरिया से हो डिजीज, वायरस से हो डिजीज या फंगी से डिजीज हो, है ना,
या प्रोटोजोआ से डिजीज हो, है ना, पूछेगा कि मलेरिया, पता है मलेरिया का टेस्ट को क्या कहते हैं? एंटीजन टेस्ट होता है। क्या होता है? एंटीजन टेस्ट होता है। पूछेगा कि ठीक है आपको टाइफाइड के टेस्ट को क्या कहते हैं? विडाल। क्या होता है? विडाल टेस्ट होता है। पूछेगा कि ठीक है टीबी का टेस्ट क्या होता है? मोन्टेक्स। क्या होता है? मोन्टेक्स टेस्ट होता है। बोलेगा क्या कि जो एड्स का टेस्ट क्या होता है? नहीं देगा, एलिजा नहीं देगा, एलिजा नहीं दिया। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कौन सा? या CD4 टेस्ट होता है। और क्या कौन सा टेस्ट होता है? CD4 टेस्ट होता है। तो कहने का मतलब है हमको जानना पड़ेगा, है ना। कुछ सिंड्रोम खूब पूछता है, बताइए डाउन सिंड्रोम में कौन सा क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है? 21। कौन सा? 21वां बढ़ जाएगा, है ना। 21 क्या होगा आपको? जनरली होता है क्या? बैप्लॉइड होता है, लेकिन ये होगा ट्रिप्लॉइड हो जाएगा, यानी 3 थ्रेड हो जाएगा, यहाँ पे 3 थ्रेड्स हो जाता है। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें हम 50 क्वेश्चन यहाँ पर सेट कर दिए। अब क्या हुआ? 50 क्वेश्चन जो है ना बच्चे, इसको हम सेट कर रहे हैं किससे? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किससे सेट कर रहे हैं? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये ओवरऑल हम क्या करेंगे? आपको पूरा सेक्शन को डील करेंगे। कहीं कोई दिक्कत है इसमें? ये हो गया आपका एक तरह से हम जो है ना क्या हम रोड मैप लेके चलेंगे आपके लिए, वो रोड मैप हम बनाए। तो अगले सेक्शन में क्या करना है आपको? अगला सेक्शन में एक तो क्वेश्चन कलेक्ट कर लेना है, सब को हम भेज देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि एक बार जो है कोई किताब जो आपको होगा, है ना, उस किताब से लाइट का सेक्शन पूरा पढ़ जाइएगा, है ना, क्योंकि टारगेट फिक्स है, लाइट हमको पढ़ना है, लाइट के क्वेश्चन करने हैं, है ना। तो लाइट पढ़ जाइएगा, जिससे क्या होगा हम जब समझाएंगे ना तो और मजा आएगा आपको समझने में, है ना। ये काम क्लियर हुआ, है ना। ये रोड मैप होगी, रोड मैप हम बता दिया आपको, और इसी के आधार पर अगली क्लास में हम लोग क्या बुझाया तो पढ़िए, पढ़िए।